दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी माँ ने तो सब्जी काटना भी नहीं सिखाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज शादी के 60 साल बाद भी विशाखा के दिमाग में ये शब्द हमेशा यूं ही घूमते रहते थे, बेटी बेटी होती हैं और बहू बहू होती हैं। विशाखा हर समय उस दिन को याद करती थी जब उसकी सास पहली बार उसके घर उसको देखने आई थी। तब तो विशाखा की सास बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि बहन जी, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आपकी बेटी तो हमारे घर में राज करेगी, देख लेना आप। विशाखा के माँ बाप ने विशाखा की शादी राकेश के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी। शुरुआत के दिनों में तो विशाखा को सब अच्छा लगा क्योंकि विशाखा अपने मायके में अपने पति राकेश के साथ रह रही थी। विशाखा की शादी के बाद पहला त्योहार होली का था जो विशाखा ने राकेश के साथ अपने मायके में बनाया। विशाखा और राकेश ने खूब होली खेली और दोनों बहुत ही खुश थे। विशाखा की माँ बाप भी राकेश के व्यवहार से बहुत खुश थे। राकेश की शादी को 20 दिन हो चुके थे और राकेश ने केवल 30 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी। अब राकेश को वापस मुंबई आने था। राकेश और विशाखा के साथ राकेश की माँ भी मुंबई आ गई। ट्रेन में आते समय भी राकेश और विशाखा खूब हंसी मजाक करते आ रहे थे। राकेश ने अपनी माँ को पहले कह दिया था कि मुंबई जाकर मैं विशाखा को जींस पैंट बकर सब पहने ऑलराउंड करूंगा। राकेश की माँ लता देवी देखने में जितनी सीधी सादी लगती थी उतनी सीधी नहीं थी। वो राकेश की शादी विशाखा से करवाना ही नहीं चाहती थी, पर शायद राकेश की बढ़ती उम्र को देखकर उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। मुंबई के घर में विशाखा का आज पहला दिन था। विशाखा राकेश के साथ बहुत खुश थी। राकेश विशाखा से कम पढ़ा लिखा था, फिर भी विशाखा को लगता था कि राकेश उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी है। विशाखा को लता देवी के व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वह शादी से पहले कभी भी उनसे नहीं मिली थी। उसे राकेश का हंसमुख व्यवहार बहुत अच्छा लगा जो कि उसने शादी से पहले कई बार नोटिस किया था। विशाखा मुंबई में आती पहले दिन सुबह 7 बजे उठते ही उसने सारे घर को साफ किया और नहा कर आई। उसके बाद मंदिर में सफाई करने के बाद पूजा की। लता देवी उठते के साथ ही किचन में चली गई। विशाखा ने लता देवी के पैर छुए पर लता देवी ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने बेटे राकेश के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना बनाने लगी। विशाखा ने किचन में जाकर कहा, मम्मी जी मैं कुछ हेल्प करवा दूं आपकी। लता जी ने तीखे सावर में का सल बना, मैं भी देखती हूँ तेरी माँ ने तुझे क्या क्या सिखाया है। विशाखा ऐसे शब्दों को सुनकर एकदम शतबद्ध रह गई। उसे लगा जैसे कि वह स्टार प्लस के किसी सीरियल का डायलॉग सुन रही है क्योंकि विशाखा के घर में विशाखा की कोई भाभी नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि सास के साथ में कैसा व्यवहार करना है। उसने चुप रहने में भलाई समझी, फिर वह जल्दी जल्दी सब्जी को काटने लगी। तभी लता जी ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और कहा, तुम्हें तो सब्जी भी काटनी नहीं आती क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब्जी काटना भी नहीं सिखाया? विशाखा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह अपने कमरे में चली गई। वहां पर वह रोने लगी तो राकेश ने कहा, मम्मी शायद थक गई हैं इसलिए चिड़चिड़ी होगी, तुम दोपहर में उनसे बात कर लेना। राकेश की माता जी ने राकेश को नाश्ता दिया और राकेश का टिफिन पैक करके राकेश को दे दिया। राकेश भी 9 बजे तक अपने ऑफिस के लिए निकल गए।
राकेश के ऑफिस जाने के बाद लता देवी अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी। राकेश और लता देवी में से किसी ने भी विशाखा से नाश्ते के लिए नहीं पूछा। विशिका ने लता देवी के कमरे में जाकर कहा, मम्मी जी आपके लिए चाय बना दूं क्या? लता देवी जी ने कहा, मैं तो नहाने के बाद ही कुछ खाती हूँ, मेरे लिए कुछ मत बनाओ। विशाखा को लगा शायद एक आधा घंटा आराम करने के बाद वो उठकर नहा धोकर कुछ खाएगी, तभी उनके साथ ही वो नाश्ता कर लेगी। लेकिन दोपहर के 3 बज चुके थे, लता देवी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। विशाखा तो सुबह के तानों के कारण हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वो लता देवी के कमरे में दोबारा जा सके। उसने राकेश को फोन किया कि राकेश, मुझे बहुत भूख लग रही है, आपकी मम्मी तो अभी तक सो रही, क्या मैं चाय बनाकर पी सकती हूँ? राकेश ने भी तीखे स्वर में बोला, क्या मम्मी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? तुम जाकर मम्मी से बात क्यों नहीं करती हो? शायद तुमने कोई गलती करी होगी जो मम्मी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए मम्मी गुस्साई। विशाखा को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या गलती हो गई है जिसके कारण उसकी सास और उसके पति उसे इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। उसने 4 बजे के करीब लता देवी जी के कमरे को खटखटाया। जब लता देवी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया था, विशिका कमरे के अंदर आई। विशिका कमरे में बेड पर लेट रही लता देवी जी के पैरों की तरफ बैठ गई और पैरों को हाथ लगाकर बोली, मम्मी जी आपके लिए चाय बना दूं क्या? तब लता देवी जी ने फिर सिलाकर बोलने लगी, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता कि मैं नहाने के बाद ही खाती हूँ, तो क्या मैं तुम्हें बार बार यही बात बोलती रहूं? विशाखा की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मम्मी जी मुझे भूख लग रही, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं चाय बनाकर पी लूं। लता देवी जी ने लेटे लेटे कहा कि मैंने कौन सा तुम्हें मना किया और तुम्हें जो करना है कर लो। फिर भी विशाखा ने कहा, मम्मी जी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आपके लिए भी बना लेती हूँ, आप पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, तब आराम कर लीजिए। फिर वह उस पर चिल्लाने लगी और कहा, तुम्हें एक बारी में शायद समझ नहीं आता कि मुझे आराम करना है, मुझे आराम कर दे दो। विशाखा रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई और किचन में जाकर अपने लिए एक कप चाय बनाई और 2 बिस्किट खाकर अपने कमरे में चली गई। शाम के 7 बजे राकेश घर आए और आते ही वो अपनी मम्मी के कमरे में चले गए। उन्होंने विशाखा से कुछ नहीं पूछा कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया या तुम्हारा पूरा दिन कैसे रहा। विशाखा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या चल रहा है। राकेश ने लता जी के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और फिर 15 मिनट बाद उन्होंने तेज की आवाज लगाई, विशाखा इधर आओ तुम। विशाखा भागती हुई कमरे में आई और राकेश को देखकर बोली, बोलिए। राकेश ने चिल्लाकर बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया, यहाँ पर मेरी मम्मी भूखी है और तुम खाना खाकर बैठी हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता कि बड़ों की कैसे इज्जत करनी होती है। विशाखा ने राकेश को बोला, राकेश मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैंने केवल 4 बजे मम्मी से पूछने के बाद भी एक कप चाय पिए। लता जी ने फिर राकेश की तरफ देखकर ताना मारते हुए आगे की देखा, हमारे घर की बहू उल्टी जबान नहीं चलाती और इसने तो आती जवाब देने चालू कर दिए। विशाखा चुप हो गई और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिरते रहे। राकेश ने विशाखा को घूरते देखा और कहा, जाओ मम्मी के लिए एक कप चाय बना कर लाओ और एक पराठा बना कर लाओ, मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। विशाखा ने फिर कहा, मम्मी जी ये कह रही थी कि वह बिना नहाए कुछ नहीं खाती। राकेश बेड से खड़ा हुआ, उसने विशाखा को एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम्हें अभी कहा है कि उल्टा जवाब मत दिया करो, फिर भीतर तुमने उल्टा जवाब दिया।
विशाखा को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा, क्या वही राकेश है जो उससे कभी बहुत प्यार करता था। विशाखा के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई थी कि वह रोती हुई किचन में अब अपनी सांस के लिए शाही बनाई, पराठा बनाया और उनके कमरे में देखकर वह अपने कमरे में वापस जाकर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राकेश उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। राकेश तब तक अपनी माँ के कमरे में बैठे हुए थे। लता जी ने चाय पीने और पराठा खाने के बाद फिर से विशाखा को आवाज लगाई कि ये सुबह का गया हुआ अब शाम को लौटाए, इसे भी कुछ नाश्ता पानी देगी या नहीं, या वो भी हमें बताना पड़ेगा। विशाखा रोती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और राकेश के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। राकेश अपनी माता जी के साथ उनके कमरे में बैठा रहा। माँ बेटे दोनों बातें करते रहे। तभी विशाखा ने चाय की ट्रे लाकर राकेश के सामने रख दी। राकेश ने भी चाय पी ली। तब विशाखा को आवाज लगाई कि आकर बर्तन ले जाओ। विशाखा को बहुत दुख हुआ कि राकेश ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुमको भी चाय पीनी है क्या नहीं। विशाखा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बैठकर रोने लगी। लता देवी जी शाम को 8 बजे किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगी। वो राकेश से पूछने लगी कि तुझे जो खाना है मैं वही बनाऊंगी और किसी के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। विशाखा चुपचाप ये सब बातें सुनती रही। दोनों माँ बेटे ने डिनर कर लिया। उसके बाद उन्होंने विशाखा से कहा कि तुम्हें जो बनाकर खाना है खा लो, हमने तो डिनर कर लिया। विशाखा को राकेश का व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसने रात के 11 बजे खाना खाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राकेश और उसकी माँ ड्राइंग रूम में बैठे हुए मूवी देख रहे थे और बहुत तेज हंस रहे थे, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि विशाखा वहां पर बैठी हुई या नहीं। विशाखा अपने कमरे में बैठी हुई रोती रही कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रोती रोती बेड पर सो गई। रात के बाद 2 बजे राकेश कमरे में और विशाखा को जगाने लगे। विशाखा उठकर बेड पर बैठ गई। तब उसने राकेश से पूछा, राकेश मुझसे क्या गलती होगी जो आपकी मम्मी जी मुझे इस तरह से ताने सुना रही और आप भी मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। तब राकेश उससे बहुत प्यार से बात करने लगे और बोलने लगे, विशाखा ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मम्मी शादी की तैयारियों में ज्यादा थकी इसलिए वह थोड़ी चिड़चिड़ी होगी और अगर आती मैं तुम्हारी साइड लेता तो वो कहती लो तू तो आती जोरू का गुलाम बन गया, तुम थोड़ा शर्म करो, थोड़े दिनों में सब सही हो जाएगा, प्लीज मम्मी को उल्टा जवाब मत दिया करो। विशाखा को लगा शायद राकेश सही बोल रहे कि अकेली औरत में सारी शादी करी इसलिए थक हो गई होगी तो वो चिड़चिड़ी होगी। अगले दिन विशाखा फिर सुबह 7 बजे उठी। लता जी अपने कमरे में सोई रही थी। विशाखा ने सारे घर में सफाई करने के बाद नहाने गई और पूजा पाठ करने लगी। सुबह के 8 बज चुके थे लेकिन लता देवी अपने कमरे से नहीं निकली। विशाखा को लगा शायद लता देवी जी की तबीयत सही नहीं इसलिए उसने किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाना चालू कर दिया। किचन में बर्तनों की आवाज से लता देवी जी किचन के अंदर आकर विशाखा फिर सलाने लगी, तुम्हें दिखता नहीं है मैं सो रही और तुम इतनी तेज तेज आवाज कर रही हो। विशाखा ने कुछ जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप किचन से निकल कर अपने कमरे में चली गई। लता जी ड्राइंग रूम में आकर राकेश राकेश चिल्लाने लगी। राकेश उठकर ड्राइंग रूम में आया और बोले, मम्मी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो। लता देवी जी बोले कि तुम्हारी बहू ने सारा किचन फैला दिया है, उसे बोलो कि आकर साफ करे, मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है। राकेश ने कमरे में आकर विशाखा को बोला कि तुम किचन को साफ कर दो, मम्मी को खाना बनाने और खुद नहाने चला गया। विशाखा के किचन में आकर सब चीजें समेट कर रख दी और अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठकर रोने लगी।
लता जी ने खाना बनाया और अपने बेटे को नाश्ता करवाया और उसका टिफिन पैक करके रोजाना की तरह उसे 9 बजे घर से ऑफिस के लिए भेज दिया। राकेश भी ऑफिस जाने से पहले विशाखा से भाई नहीं बोलते, सिर्फ अपनी मम्मी से भाई बोलकर ऑफिस चले जाते। विशाखा ने ये सब बातें अपनी माँ से कही। विशाखा की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, जब तुम्हारी सास दोपहर में जगी होती है तब तुम जाकर उससे आराम से बात करो कि मम्मी जी मुझसे क्या गलती होगी, और अगर तुमसे कोई गलती होगी तो तुम उससे पहली माफी मांग लो। तुम्हारी सास तो हमें स्वभाव में बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी तो हमारे घर राज्य करेगी, हमें तो उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, तो अब ऐसा व्यवहार क्यों करे? अगर तुम कहती हो तो मैं राकेश जी से बात करती हूँ। पर विशाखा ने अपनी माँ को राकेश और उसकी माँ लता देवी से बात करने से मना कर दिया। 3-4 दिन बाद उसे लगा कि शायद घर का माहौल सुधर गया। वो तो एक दिन दोपहर में उसने लता देवी जी के कमरे में जाकर लता देवी से बात करने की कोशिश करी। उसने बेड पर उनके पैरों की तरफ बैठकर कहा कि मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। लता देवी जी पहले तो लेटी रही और विशाखा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा कि विशाखा 1 घंटे तक उनके पैरों को पकड़कर बैठी हुई है, तब लता देवी जी उठी और विशाखा को बोलने लगी कि तुम्हारे घर वालों ने शादी में हमारी अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया था और ना ही हमारे रिश्तेदारों की अच्छी सी खातिरदारी। विशाखा चुपचाप लता देवी जी की बातें सुनती रही और लता देवी से उसे शादी में ना मिलने वाली चीजों के बारे में बोलती रही। विशाखा ने कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा से जितना हो सका था उन्होंने आप लोगों के लिए आप लोगों के अनुसार ही किया। जैसा राकेश ने कहा वैसा मेरी मम्मी पापा ने किया। बताए मैं अब क्या कर सकती हूँ आपके लिए? लता देवी जी ताना मारते हुए फिर अपनी चादर तान कर सो गई। तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने खाना बना तक नहीं सिखाया, तुम क्या करोगी मेरे लिए? तब विशाखा ने भी हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया, आप भी तो मेरी माँ है, क्या आप मुझे खाना बनाना नहीं सिखा सकती? आप मुझे जैसे जैसे बताएगी मैं वैसे वैसे खाना बनाकर आपको दे दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। विशाखा ने कहा, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। तब लता जी बोले कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू, तुम सिर्फ मेरी बहू हो सकती हो, बेटी कभी नहीं। विशाखा तभी हंसती हुई बोली, आप भी तो कहती थी कि हम आपकी बेटी को अपनी बहू की तरह नहीं अपनी बेटी की तरह रखेंगे, अब आप ऐसे क्यों बोल रही है? तब लता जी ने कहा, तुम्हारी माँ ने भी कहा था कि हम शादी बहुत अच्छी करेंगे, पर शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं की जैसे हमने कहा था। हमारे घर से जितने के भी कपड़े और गिफ्ट आई है बिल्कुल घटिया क्वालिटी की हैं, जो हमारे घर में कोई भी नहीं पहनेगा। और इस बात को तुम अच्छे से ध्यान रख लो कि तुम इस घर की बहू हो, तुम बेटी कभी नहीं बन सकती। तुम अब यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करने दो। विशाखा आंखों में आंसू लिए उस कमरे से बाहर चली गई। विशाखा को ये समझ आ गया था कि लता जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उसने ये सब बातें राकेश को बताई तो राकेश ने भी यही कहा कि तुम इस घर की बेटी तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। और वो ये कहकर हंसने लगा। हमारे समाज में शायद बेटों को पता ही नहीं होता कि उनकी पत्नियां भी किसी के घर की बेटियां ही होती है, जिन्हें वो बहू बनाकर अपने घर में लाते हैं। या शायद हमारे देश में लड़कों को ये सिखाया ही नहीं जाता कि अपनी पत्नी की भी उतनी इज्जत करो जितना कि वो अपनी माँ और अपनी बहन की चाहते हैं। माना कि बहुओं की कुछ जिम्मेदारियां होती है जिनके कारण वह बेटियों से अलग होती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनके खाने पीने में हमेशा रोक टोक करते रहे। उन्हें भी अपने ससुराल में उस तरह की इज्जत और आज़ादी मिलनी चाहिए जिस तरह की इज्जत और आज़ादी उन्हें अपने मायके में मिलती है।
अगर बहू को बेटियों की तरह समझा जाएगा तभी बहू भी उस घर को अपना घर समझेगी और बहुत खुशी के साथ अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी से तरह निभाएगी। अन्यथा बहू ने भी उन जिम्मेदारियों को एक समय के बाद बहुत समझने लगती है, जिसके कारण पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब घटनाएं विशाखा के साथ पिछले 8 वर्षों में कई बार हुई, लेकिन विशाखा ने ये समझा कि ये उसका अपना घर है और एक न एक दिन इन लोगों को इन सब काम के लिए पछतावा अवश्य होगा। पर शायद पिछले 8 सालों में भी विशाखा अपने पति राकेश और लता देवी को अच्छी तरह नहीं समझ पाई थी। राकेश और लता देवी आज भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते पाए। शायद अब विशाखा को इन सब परिस्थितियों के साथ जीने की जैसे आदत सी पड़ गई।